हेलो एवरीवन, आज है 31 ऑफ द मई 2024 और जैसा कि आपको पता है हम डेली द हिंदू और उसके साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं उनके फैक्चुअल एनालिसिस को करते हुए चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है 31 ऑफ द मई और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली जो डे होता है उसको भी पढ़ते हुए चलते हैं। तो आज जो डे है ना वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हमारे इंडिया की अगर मैं कंप्लीट हेल्थ की बात करूं, इवन वर्ल्ड हेल्थ की बात करूं, तो उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज कौन सा डे है, तो याद रखना आज कौन सा है, एंटी तंबाकू डे, या कह सकता हूं कि जो नो तंबाकू डे मनाया जाता है। तंबाकू जो तुम इस्तेमाल करते हो, तुम यूज करते हो, ठीक है, सिगरेट बीड़ी जो भी इस्तेमाल किया जाता है तंबाकू का किसी भी फॉर्म में, उसको बैन करने के लिए, उसके लिए उसको बैन तो नहीं कह सकता लेकिन उसके लिए लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए नो तंबाकू डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक पूरा पैसेज भी बना हुआ है, तो हम इसको अंदर उस पैसेज में ही स्टडी कर लेंगे अच्छे से कि कौन कौन से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है, क्यों मनाया जाता है, क्या रीजन है, ठीक है, और इंडिया में उसकी क्या कंडीशन चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज की जो पहली न्यूज आती है, फर्स्ट देखो, टूरिस्ट स्टे अवे एज सिक्योरिटी स्टेप्ड अप इन कन्याकुमारी फॉर प्राइम मिनिस्टर्स विजिट। देखो हुआ क्या कि अभी जो इलेक्शन थे उन इलेक्शन की क्या खत्म हो चुकी है, तो कैंपेनिंग खत्म हो चुकी है। और जब कैंपेनिंग खत्म हो चुकी है तो अब कोई कैंपेन तो कर नहीं पा रहा है। जब कोई कैंपेन नहीं कर पा रहा है तो अब क्या हुआ कि जो मोदी जी हैं वो लास्ट ईयर के या लास्ट इलेक्शन की तरह ही क्या कर रहे हैं इस बार कि वो 45 आवर्स के लिए, लगभग 45 आवर्स के लिए कहां चले गए, मेडिटेशन करने। लास्ट टाइम भी गए थे, इस बार कहां पर गए हैं, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, कहां पर, कन्याकुमारी के अंदर। और कन्याकुमारी के अंदर कहां पर गए हैं, तो याद रखना स्वामी विवेकानंद के नाम पर बना हुआ है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ठीक है, इसके अंदर ये 45 आवर लॉन्ग मेडिटेशन करेंगे। अब बात ये निकल के आती है कि ठीक है मेडिटेशन करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये जो आपके सामने स्वामी विवेकानंद जो मेमोरियल बना हुआ है, ये एक तरीके से जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए आने का क्या होता है, एक जगह होती है, लोग घूमने फिरने आ जाते हैं। तो यहाँ के आसपास के लोगों की जो इकोनॉमी है ना वो एकदम से क्या हो जाएगी, ठप चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि जैसे मान लो 3 किलोमीटर दूर तक जितने भी, क्योंकि देखो पीएम है, सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी तो बहुत जरूरी है। तो अब हुआ क्या कि इनकी सेफ्टी को, इनकी सिक्योरिटी को देखते हुए अब 3 किलोमीटर दूर तक क्या होगा कि वहां पर कोई एंट्री नहीं कर पाएगा। जो कैब वाले हैं, दुकान वाले हैं, टूरिस्ट है, वो नहीं जा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए क्या है, नुकसान वाला है। बात समझ में आ रही है? तो ये तो हो गई जस्ट न्यूज। अब चलते हैं कि इन्होंने स्वामी विवेकानंद मेमोरियल को ही क्यों इन्होंने चूज किया कि यहीं पर मेडिटेशन होना चाहिए। तो याद रखना कि स्वामी विवेकानंद कौन थे, सबसे पहली बात ये समझना, स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद की आपने देखी होगी हर ऑफिस के अंदर फोटो लगी मिल जाएगी आपको। क्यों लगी मिल जाएगी, क्योंकि इनका जन्म कब हुआ था, 12 ऑफ द जनवरी 1863। और उस क्यों का जवाब ये है कि 12 ऑफ द जनवरी को हम क्या बनाते हैं, तो हम उस दिन सेलिब्रेट करते हैं नेशनल यूथ डे। मतलब हम चाहते हैं कि भारत का यूथ है वो कैसा होना चाहिए, स्वामी विवेकानंद जैसा होना चाहिए। ऐसा क्या किया था स्वामी विवेकानंद जी ने, तो याद रखना जब ये पहली बार वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुई थी, कब, 1893 के अंदर। उस वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस जो कि कहां पर हुई थी, शिकागो। ठीक है, शिकागो कहां पे है, तो यूएसए। उसके अंदर इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करने कौन गए थे, तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी। और याद रखना इनका ओरिजिनल नाम क्या था स्वामी विवेकानंद जी का, तो इनका ओरिजिनल नाम एक्चुअल में होता है नरेंद्र दत्त। ठीक है, नरेंद्र दत्त। लेकिन इनको स्वामी का नाम किसने दिया होता है, तो याद रखना आपके राजस्थान में एक जगह है खेतड़ी, उस खेतड़ी के महाराज होते हैं। और उस खेतड़ी के महाराज का नाम क्या था, अजीत सिंह। कई बार डायरेक्टली पूछ लेता है। तो खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह ने जब ये 1893 में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में गए थे, जिसमें दुनिया भर के धर्म के जो गुरु थे वो आए हुए थे, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे, नरेंद्र दत्त। तो इनको क्या नाम दे दिया गया था, स्वामी विवेकानंद। समझ गए? और इनके एक गुरु थे जिनका नाम क्या होता है, रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण परमहंस जो इनके टीचर हुआ करते थे, गुरु हुआ करते थे, है ना, माता कालका मंदिर में इनसे मिले थे बंगाल के अंदर, उनके नाम पर इन्होंने क्या किया था, रामकृष्ण मिशन की स्टार्टिंग की होती है।
किसकी स्टार्टिंग की होती है? रामकृष्ण मिशन। और जो कब स्टार्ट होता है? 1897। अब समझना, जब ये 1893 में वहां गए तो 1893 से 96 तक ये कहां पर रहे? यूएसए। और वहीं पर इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्टार्टिंग की होती है 1896 के अंदर, ठीक है। वहां पर इन्होंने पूरी दुनिया के सामने हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट किया। देखो उस समय जो हमारा सनातन धर्म है ना, उसको कोई नहीं जानता था। पूरी दुनिया को ये लगता था कि हम ब्रिटिशर्स के रूल में आते हैं तो हमारे यहाँ भी क्रिश्चियन रूल होगा। लेकिन होता क्या है कि जब पहले दिन मीटिंग हो रही होती है तो एक अंग्रेज होता है जो कहता है कि अपने लास्ट के 5 मिनट दे देता है किसको? स्वामी विवेकानंद जी को। और जब स्वामी विवेकानंद जी जाते हैं बोलने के लिए तो उनकी पहली लाइन होती है, जो आज भी अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट भारत आता है तो यही लाइन बोलता है, और आज भी मोदी जी भी यही लाइन बोलते हैं, या मोदी जी कभी भी बाहर जाते हैं किसी भी कंट्री में तो भी यही लाइन बोलते हैं। और वो क्या लाइन थी उनकी? अमेरिका के, या ऑल द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों। सोचो उस टाइम पर इतनी इक्वालिटी, इतनी सिमिलैरिटी, इतना एक साथ कह सकता हूं कि इक्वालिटी किसको? मैन और वुमेन को शायद ही कोई देता होगा। और जब उन्होंने अपनी स्पीच शुरू की कि अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों, उसके बाद पूरा का पूरा स्टेडियम खड़ा होकर ताली बजाने लगा। और इन्होंने जो जो बताया हमारी सनातन धर्म के बारे में, इन्होंने बताया हमारे कल्चर के बारे में, इन्होंने बताया कैसे आर्यभट्ट ने जीरो बनाया, कैसे यहां से सब कुछ निकला, कैसे पूरे रिलीजन यहीं से निकले हुए हैं, उसकी इंपॉर्टेंस बताई। उसके बाद से क्या होने लगा, जब भी वो मीटिंग होती थी सबसे पहला नंबर किसका आता था? स्वामी विवेकानंद का आता था, क्योंकि लोग उनको सुनने के लिए तरसते थे। लोग उनको सुनने के लिए तरसते थे। लोगों को लगता था कि हाँ वो जो बोलेंगे वो हमें सुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नेसेसरी है, ठीक है। तो इन्होंने पूरी दुनिया के सामने हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट किया होता है, इसलिए आज हम इनको पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो इनका जन्मदिन कब हुआ था, या इनका जो बर्थडे है कब होता है, बर्थ एनिवर्सरी कब मनाई जाती है? 12th ऑफ द जनवरी। और उस दिन हम क्या बनाते हैं? नेशनल यूथ डे, की भारत का यूथ ऐसा होना चाहिए। अच्छा, उस समय जब ये वहां पर गए हुए होते हैं तो इनसे रिलेटेड बहुत से आपने किस्से भी सुने होंगे। जैसे उसी समय पर एक लेडी जिनके सामने आती है, पत्रकार, जर्नलिस्ट, और वो कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो ये पूछते हैं कि तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहती हो? तो वो कहती है कि मुझे भी आप जैसा आप जैसा कह सकते हैं कि आप जैसा मुझे भी एक बुद्धिमान एक बच्चा चाहिए। तो वो इतना दिमाग वाला होता है, स्वामी विवेकानंद जितने दिमाग वाले होते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, एक काम करो, मुझे गोद ले लो, तुम्हें बच्चा मिल जाएगा और मुझे माँ मिल जाएगी, ना। तो ऐसी उनकी सोच होती है, कहने का मतलब। तो हम भी चाहते हैं भारत का युवा ऐसा ही बने। और उसी मेमोरियल उनकी याद में जो बना है, वहां पर कौन गए हुए हैं अभी? नरेंद्र मोदी जी। तो अगर गलती से कोई क्वेश्चन बनता है, पैसेज बनता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना किसके बारे में? विवेकानंद मेमोरियल के बारे में, ठीक है, कि कैसे वहां पर रामकृष्ण मिशन बना था, आज भी चलता है, ठीक है। इसकी जो टैगलाइन है वो क्या है? देखो, जैसे सती प्रथा किसने बैन की थी? राजा राम मोहन राय। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक ब्रह्म समाज बनाया था, ठीक है। उनकी क्या थीम थी? तो उनकी थीम थी मोनोथिस्ट, यानी कि एक ही भगवान को मानना। उसके बाद आपने सुना होगा आर्य समाज। आर्य समाज बना था 1875। आर्य समाज को बनाने वाले कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज की थीम क्या होती है? कई बार पूछ लेता है, गो बैक टू वेदास, वेदों की तरफ लौट चलो, ठीक है। वो 1875 में बना होता है, आज भी चल रहा है। वो ब्रह्म समाज भी आज भी चल रहा है, आर्य समाज भी चल रहा है, रामकृष्ण मिशन भी चल रहा है। इनकी थीम क्या है? ह्यूमैनिटी, या इनकी थीम मैं कह सकता हूं कि सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड, यानी मानवता की सेवा ही किसकी सेवा है? भगवान की सेवा है। तो इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट याद रखना, और अभी न्यूज में क्या है उस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना कि कैसे वहां पर वो जो पूरा का पूरा इकोनॉमी है वहां की, वो उससे डिस्टर्ब हो जाएगी। ये न्यूज में बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। कैंपेन एंड्स लास्ट फेज टू डिसाइड 57 सीट्स। देखो अभी क्या हुआ कि जो लोकसभा का इलेक्शन खत्म हो गया है, तो उसके अंदर बताया गया है कि जो लास्ट फेज अभी किसमें 57 सीटों पे इलेक्शन होना है। तो कितनी रैली राहुल गांधी ने की है, कितनी केजरीवाल ने, और कितनी नरेंद्र मोदी ने की है। तो वो सभी इसमें लिखा हुआ है कि जैसे पिछले 82 डेज के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 206 रैलीज की है, ठीक है, लोगों के लिए। देखो बेसिकली इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि कितना पैसा सरकार द्वारा खर्च किया गया है।
आप लोगों का पैसा है, आप लोगों के ऊपर खर्च होना चाहिए, लेकिन आप लोगों का पैसा आप लोगों के ऊपर रैलियों में नहीं खर्च होना चाहिए, आपके वेलफेयर के लिए खर्च होना चाहिए। बस यही बात ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है पैसे, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बात समझ में आ रही है ना? जैसे हमारी जो सरकारें हैं उनको ये राइट नहीं है कि तुम हमारा जो अर्न मनी है या हमारी जो मेहनत की कमाई है, उस मेहनत की कमाई को तुम ऐसे कैंपेन में या कैंपेनिंग में खर्च करो। और समझ में आ रही है ना? तो यही बताने की कोशिश कर रहा है। और जब तक हम पढ़े लिखे नहीं होंगे, जब तक हम सवाल सरकार से जवाब नहीं करेंगे, वो ऐसे ही हजारों लाखों करोड़ों रुपए वेस्ट करते रहेंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो जब तक हमारे अंदर पूछने की हिम्मत नहीं है, हमें ये सब बोलने की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? तो इस बात को ध्यान रखना। न्यूज क्या है वो थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है? ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जब होगी जब इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा 4 जून। फिर देखते हैं कि किसकी किस्मत चमकती है, इनकी या फिर इनकी, ठीक है? उसके बाद चलते नेक्स्ट। डज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नीड्स लीगल टीथ? देखो बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। आपने सुना होगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? जब भी कभी इलेक्शन स्टार्ट होता है या इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। मतलब कि एक ऐसा टाइम आ चुका है कि हमें ईमानदारी से रहना चाहिए, हमें कोई बेईमानी नहीं करनी चाहिए इलेक्शन जीतने के लिए। बस यही भी नहीं होती इसकी। जैसे इसके अंदर क्या होना चाहिए? पॉलिटिकल डिस्कोर्स, ठीक है? कि पॉलिटिकल बिहाव पर इलेक्शन लड़े जाएं, ठीक है? नो हेट स्पीच, कोई हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए। कोई हिंदुओं से मुस्लिमों को लड़ाने की, मुस्लिमों से ईसाइयों को हिंदुओं से, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? कास्ट और रिलीजन के बिहाफ पर कोई बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद नो क्रिटिसिज्म ऑन द प्राइवेट लाइफ, आप किसी की प्राइवेट लाइफ के ऊपर कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है? उसके बाद नो मिसलीडिंग एड, कोई ऐड नहीं होनी चाहिए कि किसी ने वो रुकवा दी या जो भी है ना, ऐसा कोई वो नहीं होना चाहिए। रिस्ट्रेंट ऑन सोशल मीडिया इंसल्टिंग, ठीक है? आप सोशल मीडिया पे किसी को इंसल्ट नहीं करोगे अपनी वीडियोस के अंदर, ठीक है? कंपेनिंग करते टाइम, ठीक है? आप स्टार कंपेनर जो होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो डेकोरम को मेंटेन रखें। जैसे स्टार कंपेनर क्या होते हैं? अगर आपकी जो सॉरी पॉलिटिकल पार्टी है वो अगर मैं कह सकता हूं कि वो रिकॉग्नाइज्ड है तो वो 40 स्टार कंपेनर रख सकती है, और अगर अनरिकॉग्नाइज्ड है तो वो कितनी रख सकती है? 20 स्टार कंपेनर रख सकते हैं। और उनकी जिम्मेदारी है कि भाई वो उसके डेकोरम को मेंटेन रखे। जैसे जितने भी नेता स्पीच दे रहे थे, है ना, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है? जितने भी लीडर्स थे ये सारे स्टार कंपेनर में थे। तो इनका काम है कि भाई इन सबको मेंटेन रखे। लेकिन तुमने देखा होगा किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने इनको मेंटेन नहीं रखा। इवन हमारे इंडिया का जो सबसे हाईएस्ट मैं कह सकता हूं पीएम, प्राइम मिनिस्टर, इवन वो इन सारे रूल्स को वॉयलेट करते पाए गए। आप देख सकते हो इस बात को। तो एक बहुत अच्छा आर्टिकल ये लिखा गया है कि क्या जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या इसको लीगल टीथ की जरूरत है क्या? मतलब इसको काटने के लिए दांत चाहिए क्या अब? क्योंकि लोग तो मान नहीं रहे हैं। तो दांत चाहिए का मतलब क्या होता है कि क्या कोई लीगल ऐसा रूल होना चाहिए कि तुमने इसको फॉलो नहीं किया, वॉयलेट किया, तो तुम्हारे ऊपर पनिशमेंट हो सकती है। तो मैं कहूंगा बिल्कुल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल समझो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 4 पिलर माने जाते हैं। एक हमारा क्या होता है? सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसका आर्टिकल होता है 148। उसका काम क्या है कि सरकार ने बजट प्रेजेंट किया, उस बजट में करप्शन हुआ कि नहीं हुआ, कितना हुआ, उस सारे के सारे को देखेगा कौन? सीएजी, ठीक है? जैसे कि आपने सुना होगा बोफार्स घोटाला हुआ था, बोफार्स स्कैम, वो किसने पकड़ा था? त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी, वो भी एक सीएजी थे। लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाला, वो भी इन्होंने पकड़ा। तो इनका काम है घोटाले पकड़ना, ठीक है? करप्शन को फाइंड आउट करना। दूसरा क्या होता है? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का होता है काम इलेक्शन करवाना। और ये चारों इंडिपेंडेंट पिलर है। अब सोचो क्या इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट रहा क्या? अभी उसमें क्या कर दिया था? प्राइम मिनिस्टर, सीजीआई और अपोजिशन लीडर की जगह क्या कर दिया था? पीएम होगा, सीजीआई नहीं होगा, कैबिनेट मिनिस्टर होगा और अपोजिशन लीडर होगा। तो एक पिलर तुमने खत्म कर दिया, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो चुकी है। तीसरा कौन सा आता है? तो आपने सुना होगा आपका क्या बोलते हैं उसको? जुडिशरी। अच्छा, जुडिशरी क्या करता है फिर? जुडिशरी के अंदर क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब आती है, वो सेपरेट होनी चाहिए। और एक कौन सा आता है आपका? यूपीएससी, है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका आर्टिकल कौन सा? 315। तो ये जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका काम क्या होना चाहिए? तो इसका काम है कि पूरे देश में जो आईएएस होते हैं उनका जो रिक्रूटमेंट है वो क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है? उसको जॉब मिलनी चाहिए जो उसका हकदार है, ना कि जो बाप के बाद बेटा ही राजा बनेगा, ना, वो वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। जो हकदार है उसको जॉब मिलेगी, जो हकदार नहीं है उसको नहीं मिलेगी।
तो ये 4 पिलर है हमारे डेमोक्रेसी के। और एक 5वां पिलर किसको मानते हैं, 5th पिलर किसे कहते हैं, तो वो कहा जाता है मीडिया को। वो तो खत्म ही हो चुका है, वो तो जमीन में जा चुका है आज के दिन। बात समझ में आ रही है। और जो 4 पिलर है उनको तोड़ा जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन जो है ना, ऐसे ही अगर मैं कहूं, देखो इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। ये कहता है कि भाई ये कुछ है, इनको फॉलो करो तो करो, ना करो तो मत करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ऐसा हो तो इसको क्या मिलना चाहिए, लीगल टीथ, यानी कि इसका कोई आर्टिकल हो, इसकी कोई पनिशमेंट होनी चाहिए। जैसे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट के लिए कोई तुमसे अलग से लीगल होनी चाहिए, क्योंकि अगर वॉयलेशन हुआ तो सीधा सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे पास बैठा है, ठीक है। लेकिन अगर ये है तो इसके लिए कोई ना कोई कानून होना चाहिए, एक्ट होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो वही बात इसके अंदर की गई है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। और अगर ऐसा होगा तो मैं कह सकता हूं कि ये सारी की सारी चीजें फॉलो होंगी और जो इलेक्शन होंगे वो फेयर एंड उससे क्लीन तरीके से किए जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो प्लीज इसको पढ़ना जरूर कि इसमें सारे के सारे वही क्वेश्चन लिखे हुए हैं। जैसे देखो 2 एक्ट पढ़े होंगे आपने, रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट। फॉर एग्जाम्पल समझना, इसको हम क्या कहते हैं, आरपीए, है ना। आरपीए देखो 2 एक्ट है आरपीए के, एक आया था 1950 में और एक एक्ट आया था कब, आरपीए का 1951। तो कई बार कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। 1950 में जो आया था वो था आपके लिए, फॉर पीपल, और 1951 में जो आया वो था फॉर पॉलिटिशियंस, कि पॉलिटिशियंस के क्या क्या ड्यूटीज है, क्या क्या उनके काम है, कि उन लोगों को कैसे कैसे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे उनको, उनकी क्या क्या ड्यूटीज है, डेकोरम कैसे मेंटेन रखा, तो वो सारे पॉलिटिशियंस के लिए आरपीए 1951 में लिखा है और आप लोगों के लिए पीपल के लिए आरपीए 1950 में लिखा है। ये 2-4 बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, CERT इन इश्यूज अलर्ट फॉर द हाई। देखो हुआ क्या, अभी समझना, जो गूगल क्रोम है ना, उस गूगल क्रोम के बहुत सारे डाटा चोरी कर लिए गए हैं। तो अभी जो CERT है, हमारा डिपार्टमेंट इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम कहते हैं इसको, ये हमारी नेशनल नोडल एजेंसी में आता है, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। बना कब था, 2004 में बना था। काम क्या है, तो साइबर अटैक से बचाता है, सिक्योरिटी को एनहांस करता है। इसने अभी कहा है कि ये सारे पॉइंट याद कर लेना। इसने अभी कहा है कि जो आपका गूगल है, क्रोम है ना, वो जो साइबर अटैक्स, जो अटैक करने वाले लोग हैं ना, उनके निशाने पर है, तो थोड़ा सा बच के रहना, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो टाइम टू टाइम जो अपडेट आता है वो अपडेट करते रहना। तो वो वाली न्यूज बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर, टबैको एपिडेमिक इन इंडिया। देखो सबसे पहली बात ये समझना, एपिडेमिक क्या होता है। क्या होता है एपिडेमिक, देखो 3 चीजें होती हैं, एक होता है पेंडेमिक, एक होता है एपिडेमिक, एक होता है एंडेमिक। देखो पेंडेमिक के लिए तुमने समझा होगा कोविड-19। कोविड-19 क्या था, तो कोविड-19 पूरी दुनिया में फैला था, हर जगह केस आ रहे थे। तो अगर वर्ल्ड वाइड है तो क्या कहेंगे, उसे पेंडेमिक कहेंगे, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं तुमसे एपिडेमिक, तो एपिडेमिक क्या होता है, जैसे इंडिया में कोई बीमारी फैल जाए तो उसे एपिडेमिक कहेंगे, लेकिन वो इंडिया में भी फैले और अदर कंट्रीज में भी, कहीं कभी जापान के किसी शहर में हो गई, कभी ऑस्ट्रेलिया किसी सिटी में हो गई, कभी न्यूजीलैंड के किसी शहर में हो गई, तो वो क्या होगा, पेंडेमिक, सॉरी वो क्या हो जाएगा आपका एंडेमिक। तो देखो एपिडेमिक क्या होता है, लोकल एरिया पे, ठीक है। ये क्या होता है, कंप्लीट वर्ल्ड में। और एंडेमिक वो होता है जो दोनों के बीच में लाई करता है, किसी देश में छोटे छोटे हिस्सों में होता है। तो कोरोना जो था वो क्या था, कोविड-19 पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड में था, ठीक है ना। ऐसे समझना कि जो आप तंबाकू यूज करते हो वो क्या बनता जा रहा है, एपिडेमिक। और अभी इतनी अच्छी रिपोर्ट आई है, और आज क्या है 31 ऑफ द मे, और आज हम क्या बनाते हैं कि आज के दिन हम इस बात को अवेयर करते हैं कि लोगों को तंबाकू नहीं यूज करना चाहिए। भारत की अगर मैं बात करता हूं तो इंडिया के अंदर 26 करोड़ पीपल ऐसे हैं जो आज के दिन भी क्या कर रहे हैं, तंबाकू का यूज कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। और तंबाकू का यूज करने से दांत खराब हो जाएंगे, दांतों का कैंसर है ना, या मुंह का कैंसर, आपकी बॉडी में कैंसर, स्किन प्रॉब्लम्स, पता नहीं दुनिया भर की क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो उसके लिए अवेयरनेस फैलाई जाती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। उसके बाद अगर पूछे कितने लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो 60 लाख वर्किंग लोग हैं इसमें काम कर रहे हैं। तो अगर ये बंद होता है तो इन लोगों को भी नुकसान है। जैसे आपने देखा होगा, कल ही मैंने पढ़ाया था कि भारत का कौन सा पहला स्टेट बना है जो इसको बैन कर रहा है, तेलंगाना, कि ना प्रोडक्शन करेंगे, ना सेल करेंगे, ना कुछ और करेंगे। तो ये अच्छा स्टेप भी है, लेकिन इन 60 लाख लोगों की जॉब भी तो चली जाएगी, तो इनको अल्टरनेटिव जॉब प्रोवाइड कराई जाए। बात समझ में आ रही है। जरूर थोड़ी ना इनको जॉब देने के चक्कर में दूसरे लोगों को मारा जाए, क्योंकि एडिक्शन ऐसा होता है कि बच्चा आज के दिन तंबाकू यूज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो 10, 15, 20 साल बाद घर वालों के लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। अच्छा सरकार क्या करती है तुम्हारे लिए, सरकार कुछ नहीं करती है।
समझना। इसकी वजह से तुम लगभग 1.7 लाख टन वेस्ट करते हो हर साल। इसकी वजह से इंडिया में एवरेज 1.07 लाख करोड़ रुपए हर साल, या 1.48 लाख करोड़ रुपए बीमारियों के ऊपर खर्च कर देता है भारत, कैंसर जैसी बीमारियां जो इसकी वजह से होती हैं। तो सरकार क्या करती है? सरकार कुछ नहीं करती, सरकार तुम्हें बेवकूफ बनाती है। कैसे? सरकार क्या करेगी? जैसे आपने एक नाम सुना होगा, आईटीसी, शायद बहुत से बच्चों को पता भी नहीं होगा। आईटीसी आपने देखा होगा, कॉपी भी आती है, पेन पेंसिल सब आता है, होटल्स भी हैं इसके। सबसे बड़ी कंपनी है इंडियन तंबाकू कंपनी, जो क्या करती है? तंबाकू बनाती है। ठीक है, अब समझना, इसके हॉस्पिटल्स भी हैं, इसके सब कुछ है। पहले क्या करेंगे लोग? तुम्हें खिलाएंगे, फिर तुम बीमार हो जाओगे, तुम्हारा इलाज भी हम ही करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो अल्टीमेटली अगर तुम इसका यूज भी करते हो तो तुम सरकार के लिए इनकम का सोर्स हो, क्योंकि इसके ऊपर जो टैक्स लगता है सरकार उससे कमाती है। फिर तुम बीमार होकर जाते हो तो कितना पैसा खर्च करती है सरकार तुम्हारे ऊपर? अभी जो बजट आया था उस बजट के अंदर 48,000 करोड़ रुपए सरकार ने तुम्हें दिए कैंसर जैसी बीमारियों के लिए, कि हम लोगों पे खर्च करेंगे। और अगर तुम अपनी लाइफ में एक बार भी तुम्हें कैंसर हो गया और तुमने 2 लाख रुपए खर्च कर दिए, और कितने लोग हैं यहाँ पर, तो सरकार कितना पैसा कमा जाएगी सोचो। और तुमने जब सिगरेट बीड़ी पी तो कितना टैक्स सरकार को भरा। बात समझ में आ रही है ना? तो इट्स नॉट अबाउट द गवर्नमेंट, इट्स ऑल अबाउट यू। आपको समझना चाहिए कि मुझे क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। हेल्थ के बारे में तुम्हें सोचना चाहिए। आर्टिकल कौन सा है? 21। आपको जीने का राइट है, लेकिन कैसे एनवायरमेंट में? हेल्दी एनवायरमेंट में। लेकिन तुम जबरदस्ती तंबाकू खाओगे तो सरकार ये नहीं कहेगी कि वो हेल्दी एनवायरमेंट नहीं। बात समझ में आ रही है ना? तो इन पॉइंटों को ध्यान रखना। अगर पूछे कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि बैन होने चाहिए, तो आर्टिकल 47, ये गांधीयन प्रिंसिपल में आता है, ये हमने कल भी पढ़ा था। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। और इससे सबसे ज्यादा पानी का वेस्टेज होता है, क्योंकि क्या होता है कि लकड़ियां वेस्ट होती हैं। 1 किलो तंबाकू बनाने के लिए 5.5 किलो लकड़ी को वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, पानी इतना वेस्ट होता है। वाटर क्राइसिस वैसे चल रही है, बारिश वैसे नहीं हो रही है, गर्मी वैसे हो रही है इतनी, है ना? तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, और अभी किसने बैन किया है? तेलंगाना ने। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। इसको पढ़ लेना, बहुत अच्छा आर्टिकल है कि कैसे हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए। जैसे हमारे इंडिया में कौन सा डिपार्टमेंट बना हुआ है? देखो, WHO ने क्या किया था? WHO के अंडर आएगा ये। WHO ने क्या किया था? 168 लोगों या कंट्रीज के साथ, सिग्नेटरीज के साथ इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द तंबाकू कंट्रोल। ये लॉन्च हुआ था 2005। तो याद रखना, FCTC ये कब आया था? 2005 में आया था। WHO लेकर आया था, ये भी याद रखना। और WHO क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो 7 अप्रैल 1948 को बना होता है। और हेडक्वार्टर कहां पे है इसका? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर ये क्या बनता जा रहा है? क्या बनता जा रहा है इंडिया के अंदर? एपिडेमिक बनता जा रहा है। ठीक है, तो हमें इसके बारे में थोड़ा अलर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट कौन सा है? हेल्थ इंश्योरेंस। IRDAI सेट्स 3 आवर टाइम लिमिट फॉर इंश्योरेंस। देखो, अभी मैंने कहा कैंसर हो जाएगा, बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस करा लो, फ्री इलाज हो जाएगा। तो अगली न्यूज कौन सी है? हेल्थ इंश्योरेंस। कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना? मल्होत्रा कमेटी। पहला क्वेश्चन। कब बना? IRDA का एक्ट कब आया? 1999। दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, किस लिए बना? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। चौथा क्वेश्चन, हेडक्वार्टर कहां पे है? हैदराबाद में बना हुआ है। हाउ मेनी मेंबर्स? टोटल 10 मेंबर्स। इससे पहले कौन सा एक्ट था? इंश्योरेंस एक्ट 1938। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बनेगा। बस एक बात ध्यान रखना, इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है टिल 2047 क्या करना है? बीमा फॉर ऑल। सभी लोगों का क्या कर देना है? बीमा कर देना है। और बीमा वाली इंडस्ट्री इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि इससे सरकार सबसे ज्यादा पैसा कमाती है, बीमा कंपनियां सबसे ज्यादा पैसे कमाती हैं। जैसे आप इंडियन रेलवे में ट्रैवल करते हो, छोटा सा एग्जांपल समझना, जब भी टिकट करते हो 0.57 पैसे के एक इंश्योरेंस होता है। और गलती से अगर ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया तो घर वालों को 2 लाख रुपए दे देगी सरकार। होता है क्या डेली एक्सीडेंट? नहीं। लेकिन डेली भारत में ऑस्ट्रेलिया की जितनी पॉपुलेशन है ना, उतने लोग तो ट्रेन में घूमते हैं। तो सोचो ये ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन कितनी होगी? ये 2.5 करोड़ के आसपास। तो इतने लोग तो डेली ट्रेन में घूमते हैं भारत में। और इतने लोगों को अगर 0.57 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना पैसा सरकार बना लेती है। ट्रेन कभी कभार जाकर साल 6 महीने में जाकर एक्सीडेंट होता है और उसमें 2, 4, 5, 10 लोगों की डेथ हो जाती है। वैसे देख लो आप गाड़ीज में, वैसे इंश्योरेंस को देख लो तो एक बढ़ती हुई इंडस्ट्री है। सरकार चाहती है कि सबका बीमा करो 2047, सबका पैसा सरकार के पास आए। फिर उसके बाद अगर कोई डेथ होती है तो सरकार उसको पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। लेकिन कमा तो रही ना एटलीस्ट। तो याद रखना कौन सा ईयर का टारगेट ईयर बना रखा है? 2047 बीमा फॉर ऑल। ठीक है, इसके लिए एक बीमा सुगम पोर्टल भी लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, और अगर तंबाकू यूज करते हो तो आपके लिए तो बहुत अच्छी न्यूज है, आपको बीमा ले लेना चाहिए अभी से। ठीक है ना? ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट।
लेबनान बैकट्रैक्स ऑन आईसीसी जुरिस्डिक्शन। देखो कल कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया था आईसीसी। आईसीसी क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। जैसे अगर कोई दो देशों के बीच में नॉर्मल कोई इश्यू है तो आईसीजे है, जैसे हमारा भारत पाकिस्तान का इंडस वाटर ट्रीटी था 1960 में हुआ था, है ना। सेम ऐसे ही अगर किसी का क्रिमिनल केस है तो उसको रिजोल्व कौन करेगा? आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अभी क्या हुआ था कि जो नेतन्याहू इजराइल का पीएम है ना, और जो आपके हमास के लीडर्स हैं उनके ऊपर कहा गया था कि भाई कार्रवाई होनी चाहिए आईसीसी के अंडर की। इन दो चार लोगों ने मिलकर, वहां के लीडर और वहां के लीडर ने अपनी मनमर्जी के चक्कर में पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। सुएज कैनाल को ब्लॉक कर रखा है, उधर से ट्रेड नहीं हो पा रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। राफा बॉर्डर कल मैंने पढ़ाया था, इतना बड़ा इशू चल रहा है दुनिया के अंदर, है ना। तो इन लोगों को उठाकर जेल में क्यों नहीं डाल देते जो रिस्पॉन्सिबल इस चीज के लिए? और इसी के लिए क्या आ गया न्यूज में कि जो लेबनान है इसने कह दिया ठीक है, आप जो वार क्राइम्स हो रहे हैं ना, इसके लिए तुम क्या कर सकते हो? हमारी जमीन पर क्या कर सकते हो? आप इसकी जो चेकिंग वगैरह है वो कर सकते हो कि कहां से क्या हो रहा है, कहां से क्या नहीं हो रहा है। मतलब बेसिक से हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो दोबारा से न्यूज में क्या आ गया? लेबनान और आपके इजराइल और वो सब। अगर पूछे लेबनान के बारे में तो देखिए छोटा सा देश है लेबनान। पूछे इधर क्या है तो इधर सीरिया है, इधर इजराइल है, ये इजराइल से टच कर रहा है, इधर सीरिया से, इधर पूरा कौन सा है? मेडिटेरियन सी है, बीच में साइप्रस है, ठीक है। तो अगर पूछे कि क्या ये लैंडलॉक्ड कंट्री है तो नहीं है। लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी होती है? तो लैंडलॉक कंट्री वो होती है जो चारों तरफ से किसी सरफेस से घिरी हो। जैसे दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कौन सी है? तो आपकी मंगोलिया, है ना। उसके चारों तरफ कहीं भी वो पानी से टच नहीं करती है। लेकिन अगर इसमें देखोगे तो ये नहीं है, क्योंकि इधर क्या है? मेडिटेरियन सी भी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अगर पूछे लेबनान की कैपिटल तो कौन सी है? बेरूत, ठीक है। अगर पूछे कि लेबनान की करेंसी क्या हो तो लेबनीज पाउंड इसकी करेंसी है, ठीक है। बोलते हुए लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है यहाँ पे? तो अरबिक यानी कि अरब लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद इंडियाज मेक इन इंडिया डिफेंस प्रोजेक्ट्स इंक्लूड K9 वज्र। देखो अभी क्या हुआ, आपके सामने इमेज दिख रही होगी, ठीक है। ये हमारे राजनाथ सिंह जी बैठे हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब क्या हुआ, ये हमने अभी बनाया है। किसने बनाया है? तो याद रखना क्वेश्चन बहुत अच्छा है, किसने बनाया है? तो हमारे यहाँ पर एक कंपनी है L&T, ठीक है। उसने इसको मिलकर बनाया है L&T, ठीक है, लार्सन एंड टर्बो। अगर पूछे किसके साथ मिलकर बनाया है तो याद रखना साउथ कोरिया की जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी का हमने यूज किया है, ठीक है। और साउथ कोरिया के साथ मिलकर बनाया है, मैं ये भी कह सकता हूं टेक्नोलॉजी हमने उसकी यूज की है। बात समझ में आ रही है ना? कौन सी टेक्नोलॉजी? तो K9 जो सुपर इंजन टेक्नोलॉजी उसका हमने इसमें यूज किया है, ठीक है। कितने रुपए की कॉस्ट पड़ी? लगभग 20,000 करोड़ रुपए की कॉस्ट पड़ी, ठीक है। उसके बाद कुछ बातें याद रखना। अब न्यूज में क्या है? अच्छा न्यूज में क्या है तो समझना, जैसे इलेक्शन हो जाएंगे तो इसको क्या कर दिया जाएगा? अप्रूव कर दिया जाएगा कि ये इंडियन आर्मी में क्या कर लिया जाए, इसका यूज कर लिया जाए, ठीक है। तो सिंपल सी वन लाइनर में आपसे पूछ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। और डिफेंस के वेपन कौन बनाता है? तो DRDO बनाता है भारत के अंदर, ठीक है। तो ये दोबारा से जब इलेक्शन हो जाएगा, जब इसको अप्रूवल मिल जाएगा तो फिर न्यूज में आ जाएगी, हम उसको देख लेंगे एक बार, ठीक है। नेक्स्ट, स्टार्टअप अग्निकुल लॉन्चेस वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉकेट विद फुली 3D प्रिंटेड इंजन। ये काफी दिन से चला आ रहा था, डिले हो रहा था, अब ये फाइनली लॉन्च कर दिया गया। अगर पूछे इंडिया में जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च कौन करता है तो इसरो। आई थिंक सभी लोग जानते होंगे, क्लासरूम भी में भी पढ़ा होगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कब बना होता है? 15 अगस्त 1969। पूछे इसका हेडक्वार्टर कहां पे है तो याद रखना हेडक्वार्टर कहां पे है? UR राव सैटेलाइट सेंटर। और UR राव सैटेलाइट सेंटर कहां पे है तो याद रखना UR राव सैटेलाइट सेंटर है आपका कहां पे? बेंगलोर के अंदर। पहले इसका नाम क्या था? आइजैक इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड एनालिसिस सेंटर। बाद में 2018 में इसका नाम क्या कर दिया गया? UR राव सैटेलाइट सेंटर, क्योंकि पहली जो सैटेलाइट थी हमारी आर्यभट्ट, ठीक है, जो पहली इंडियन सैटेलाइट थी वो आर्यभट्ट 1975 में जो USSR के वहां से छोड़ी गई थी, उसको बनाने वाला कौन था? UR राव। तो उसके नाम पर हमने क्या रख दिया? UR राव सैटेलाइट सेंटर, क्योंकि यहाँ पर स्पेस सेंटर, सॉरी, यहाँ पे सैटेलाइट बनती हैं, ठीक है। और इन्हीं को सैटेलाइट ऑफ इंडिया भी कह दिया जाता है, ठीक है। ये हो गई हमारी गवर्नमेंट की। अब कुछ प्राइवेट कंपनीज भी इसमें आ रही हैं, जो इसरो के रिटायर्ड साइंटिस्ट है वो उसको चला रहे हैं, बना रहे हैं, रिक्रूट हो रहे हैं। उन्हीं में से एक आती है कौन सी? आपकी अग्निकुल कॉस्मोस। और अग्निकुल कॉस्मोस ने क्या किया है अभी इस, ठीक है, कहां पर बनी हुई है? चेन्नई में बनी हुई है, ठीक है। अभी इसने क्या किया कि अग्निबाण SORTED, ये इंडिया की या दुनिया की पहली ऐसी वो है सैटेलाइट जो जिसके अंदर जो रॉकेट जिसके अंदर जो इंजन है वो कैसा है? 3D प्रिंटेड है। तो आपसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा वर्ल्ड फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है, किसने लॉन्च किया है? तो अग्निकुल कॉस्मोस ने। कहां से किया है? तो श्रीहरिकोटा से, ठीक है। कंपनी कौन क्या नाम है? तो अग्निकुल कॉस्मोस, और उसका नाम क्या है? अग्निबाण। तो सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे एक स्काई रूट है, स्काई रूट भी एक प्राइवेट कंपनी है,
ठीक है। स्काई रूट ने जैसे विक्रम सैटेलाइट लॉन्च की थी विक्रम साराभाई के नाम पर, क्योंकि विक्रम साराभाई को हम क्या कह देते हैं, फाउंडिंग फादर ऑफ द इंडियन स्पेस, ठीक है, इंडियन स्पेस का फादर भी कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। इंडियन पीस कीपर गेट्स यूएन अवार्ड ऑन द जेंडर एडवोकेसी। देखो तुमने कल परसों पढ़ा होगा, ये हमारे कौन है, हमारे इंडिया की है, क्या नाम है इनका, मेजर राधिका सेन। इनको जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस, उन्होंने क्या दिया है, तो एक अवार्ड दिया, ठीक है। तो देखो क्या होती है पीस कीपिंग फोर्स वो होती है जो दुनिया भर के देशों में जहां लड़ाई चल रही होती है वहां पर जाकर पीस मेंटेन करने का काम करती हैं। तो इंडिया की तरफ से बहुत सारी ट्रूप्स जाती हैं, तो अब तक इंडिया की तरफ से लगभग 2,75,000 ट्रूप जा चुकी हैं, ठीक है। 1948 में पहला मिडल ईस्ट के अंदर इसने यूनाइटेड नेशन ने क्या किया था, या पीस कीपिंग फोर्सेस ने अपना पहला मिशन किया होता है, ठीक है, 1948 में। ये बात भी ध्यान रखना। इसमें होता क्या है, नॉन यूज ऑफ फोर्सेस एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस। इसका मतलब है जब तक सेल्फ डिफेंस पे बात नहीं आ जाती तब तक आप फोर्सेस का यूज नहीं करोगे, अदरवाइज फोर्सेस का यूज आप सिर्फ और सिर्फ पीस मेंटेन करने के लिए करोगे, ठीक है। उसके बाद है 29 मई को क्या होता है, तो 29 मई को इसका डे सेलिब्रेट किया जाता है। लास्ट ईयर इसकी थीम क्या थी, पीस बिगिन्स विद मी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक अवार्ड होता है डैग हैमर्सजोल्ड मेडल। ये क्या होता है, तो ये मेडल दिया जाता है जब किसी की डेथ हो जाती है, तब दिया जाता है पीस कीपर को, और ये 1997 से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, वन लाइनर में पूछेगा आपसे। उसके बाद कौन सा है, तो ये देखो कहां पर ये लगी हुई थी, कॉन्गो के अंदर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। तो ये उसका मैप हल्का सा मैंने बना दिया है, सूडान और ये सब, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, द राइजिंग इंसिडेंस ऑफ द पेडियाट्रिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज इन इंडिया। देखो आपने देखा होगा एक डिजीज होती है IBS या IBD। IBS क्या होता है कि जो आपके इरेगुलर जो कह सकता हूं कि आपके मतलब कि आपकी जो आंतें होती है ना, आपकी जो इंटेस्टाइन होती है वो खराब हो जाती है। एक डिजीज होती है जो क्या नाम है जिसका, क्रोन डिजीज। एक है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है, आपकी जो बड़ी आंत होती है ना वो इस साइड से पेन करने लग जाती है, उसमें सूजन आ जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है। और ये जो क्रोन्स डिजीज होती है इसके अंदर आपकी जो आंत है वो जगह जगह से पेन करने लग जाती है। तो बेसिकली होता क्या है इसके अंदर, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्पिंग, डायरिया, वेट लॉस, फैटिग, फीवर, रेक्टल ब्लीडिंग एंड स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और ये आजकल इंडिया के अंदर बढ़ता जा रहा है। और इसके बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, तो इसके बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन आपका यहाँ पर क्या होना, तो आपके खान पीन का अच्छा ना होना। अगर आप 4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 5 महीने, 6 महीने, साल भर अगर बाहर का कचरा खा रहे हो, बाहर का कचरा मतलब जो मैदे से बनी हुई चीजें खा रहे हो, तो अल्टीमेटली आपको ये बीमारियां हो जाएंगी। और ये ऐसी बीमारी है कि एक बार हो गई तो इसका कोई भी इसका इलाज नहीं है, बस गोलियां खाते रहो, आगे बढ़ते रहो। बेसिकली इसमें होता क्या है, अगर तुम्हारा इम्यून सिस्टम वीक है तो वीक इम्यून सिस्टम वाले को तुरंत हो जाती है, या फिर कह सकता हूं कि इम्यून सिस्टम ऑटो इम्यून डिजीज भी होती है कई बार, कि अपने आप जैसे वीक हुआ इम्यून सिस्टम ये हो जाएगी आपको, ठीक है। और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, आप जिंदगी भर इलाज कराते रहो। तो सरकार चाहती है कि इन कुछ चीजों के ऊपर ध्यान रखा जाए, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ी सी न्यूज में आ रखी है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना, किसके बारे में, आपकी IBS के बारे में, ठीक है। जैसे कि देखो ये यहाँ पर बना हुआ इमेज, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो यहाँ से आपने खाना शुरू किया, ये आपका लीवर हो गया, ठीक है, गॉल ब्लैडर हो गया, स्टोमक हो गया, पैनक्रियाज हो गया, ये आपकी क्या हो गई, बड़ी आंत। ये अंदर क्या है, छोटी आंत, ठीक है, या ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। तो होता क्या है कि अगर आपको क्रॉन्स डिजीज है तो आपके इस वाल ये यहाँ से यहाँ तक पेन करेगी, और यहाँ से यहाँ तक हो सकता है लास्ट तक एनस तक आपको पेन फील हो उसके अंदर, ठीक है। ये क्या होती है इसमें, कभी यहाँ दर्द होगा, कभी यहाँ दर्द, मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और उसको बस बाहर से डॉक्टर दवाई दे देकर ठंडा करने की कोशिश करते हैं, और कुछ भी नहीं है। ये क्या आपका अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या काम आता है, जो जब इंसान पहले जानवर हुआ करता था, घास फूस खाता था, तो घास फूस को पचाने के काम आता था। आजकल हम इंसान बन चुके हैं तो घास तो खाते नहीं है, तो ये हमारी बॉडी पार्ट में एक्स्ट्रा पार्ट होता है। कभी कभी हमारा खाना इसमें चला जाता है तो हम उसका ऑपरेशन करवा के कटवा देते हैं, क्योंकि इसका होना और ना होना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद कौन सा है, साउदर्न सोजोर्न ऑन द 46th एंटार्क्टिक ट्रीटी। देखो अभी 46th एंटार्क्टिक ट्रीटी हुई है, कहां पर हुई है, तो याद रखना कोची के अंदर, कोची केरला के अंदर, ठीक है। और एंटार्क्टिका का मतलब क्या है कि जो आपका पोल है, जिसके ऊपर, पोल्स के ऊपर क्या है, बर्फ है, आइस है, और वहां पर कौन रहते हैं, पेंगुइन रहते हैं ज्यादातर। तो इनकी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कैसे वहां पर टूरिज्म बढ़ रहा है, टूरिज्म की वजह से वहां पे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, पोल्यूशन की वजह से वहां पे जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इस सब के बाद से वहां पे जो आइस पिघल रही है। अभी कुछ सैटेलाइट्स हमने देखा कि एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है वो सेपरेट होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि वहां से आइस, जो आइसलैंड वगैरह है, ग्रीनलैंड वगैरह है, वहां से क्या हो रहा है, आइस निकल रही है,
बड़े बड़े ग्लेशियर्स निकल रहे हैं, तो कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं कि उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरह बेच भी रही हैं कि हम सीधा क्या ला रहे हैं आपके लिए, अच्छा आप दारू पीते हो, ठीक है, हम आपके लिए डायरेक्ट कहाँ से ला रहे हैं, ग्लेशियर से क्या ला रहे हैं, बर्फ ला रहे हैं। तो ऐसे स्टार्टअप भी करके बैठे हैं। तो ये भी बहुत सारी चीज न्यूज में बनी हुई है। अभी याद रखना अंटार्कटिका ट्रीटी कब हुई है, 46 नंबर की, तो अभी हुई है कहां पर, कोची के अंदर। तो 2-4 बातें ध्यान रखना इसके, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट इसी के अंदर, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पूछेगा, मैंने अभी कहा कि रिसेंट सैटेलाइट पिक्स ने बताया कि अंटार्कटिका में आइसबर्ग है जिसका नाम है A23A, वो मूविंग कर रहा था फ्रॉम द नॉर्दर्न टिप ऑफ द अंटार्कटिका पेनिनसुला, ठीक है। और इस पेनिनसुला में क्या है, तो अनटैप्ड ऑयल एंड गैस डिपॉजिट भी हो सकते हैं। तो हम उनको निकालने की कोशिश में, ऐसा ना हो कि पूरा ग्लेशियर ही पिघल जाए। यार ग्लेशियर ही पिघल गया तो सब बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़े। हमने कई बार पढ़ा है ग्लोबल वार्मिंग लास्ट ईयर 1.46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुकी थी। अगर ये 1.5 से आगे चलेगी, 2 के लगभग चली गई, तो पूरे ग्लेशियर पिघल जाएंगे, पूरी धरती पानी में खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं चाहते, तो हमने इंडिया का टारगेट बना रखा है 2070, क्या, किस बात का, कार्बन न्यूट्रल का, कि हमें कार्बन न्यूट्रल कर देना है। और वर्ल्ड का टारगेट कौन सा है, तो वर्ल्ड का टारगेट कौन सा है, 2050 का, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अंटार्कटिका ट्रीटी कब साइन हुई थी, तो याद रखना 1959 में। उसमें 12 कंट्रीज के सिग्नेटरीज थे, यानी साइन करने वाले थे। आपसे पूछेगा एट प्रेजेंट कितने मेंबर है, तो 57 मेंबर है। इंडिया ने कब ज्वाइन किया, तो इंडिया ने 1983 में ज्वाइन किया होता है, ठीक है। आपसे पूछेगा वहां पर इंडिया के कितने सेंटर हैं, तो 3 सेंटर है। पहले कौन सा था, दक्षिण गंगोत्री, 1984 में बना था, लेकिन ये 1989 के अंदर सबमर्ज्ड हो गया, इसमें खत्म हो गया। फिर हमने कौन सा बनाया, मैत्री, और लास्ट कौन सा बनाया, ये 2-4 दिन पहले भी आपने पढ़ा था द हिंदू में। तो आप मुझे कमेंट करके बताना मैत्री के साथ कौन सा वो है, ठीक है, उसका नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। ओके, थैंक यू। आई थिंक आज के लिए इतना ही है, ठीक है। ओके, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, आप लोग भी अपना ध्यान रखें, ठीक है। बार बार हाइड्रेट होते रहें, ठीक है, और पानी जरूर पीते रहें, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।